दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। स्टार्ट करने वाले हैं बिलियन सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिलियन क्या होता है? बिलियन से पहले आपको बता देता हूँ कि आपने मिक्सचर बनाया होगा। मिक्सचर मतलब किसी भी दो चीज़ों को मिला दीजिए, मिक्सचर बन जाएगा। किसी भी दो चीज़ों को आपने मिला दिया, मिक्सचर बन जाएगा। तो दो चीज़ें वो हो सकता है, जैसे कि आपने पानी के अंदर कुछ मिट्टी डाल दी, ये भी एक तरह का मिक्सचर है। पानी के अंदर चीनी डाल दी, ये भी मिक्सचर है। पानी के अंदर आपने दूध डाल दिया, ये भी एक मिक्सचर है। या फिर पानी के अंदर आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, या फिर आपने केरोसिन डाल दी, पेट्रोल डाल दी, ये हर तरह के मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर आपने एक या एक से अधिक पदार्थ मिला दिए हों। तो वो पदार्थ जो होते हैं उनमें जो साइज होता है, एटम का साइज जो आपने मिलाया है उसमें एटम का साइज अलग भी हो सकता है और बराबर भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर तो ये होते हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर एक कैटेगरी होती है, स्पेशल कैटेगरी। मिक्सचर की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें आप समांग मतलब लगभग देखने में एक जैसे लगते हो, समान लगते हो, देखने में एक जैसे लगते हो, या फिर जो कणों का साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। बहुत छोटे पार्टिकल होने चाहिए, उन्हें आप मिला दोगे तो बनेगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब क्या? ये होता है एक से या एक से अधिक समान पदार्थों का मिश्रण। समान पदार्थ क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया। समान पदार्थ वो होते हैं जो देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें परमाणु का साइज होगा, परमाणु का जो साइज होगा वो लगभग एक जैसा होगा, एक समान साइज होगा। ऐसा नहीं है आपने एक बहुत बड़ा डाल दिया और एक एक बहुत बड़े परमाणुओं को आपने छोटे छोटे परमाणुओं में डाल दिया, तो ये तो मिल भी नहीं पाएंगे। तो परमाणुओं का साइज जो होना चाहिए लगभग एक जैसा होना चाहिए, ताकि ये मिल जाए, जब घुले एक दूसरे के अंदर मिक्सचर बनाए तो ऐसा बनाए कि देखने में ऐसा लगे कि पूरा एक ही पदार्थ है। तो वो होते हैं बिलियन, जो देखने में ऐसा लगता है कि पूरे एक ही पदार्थ है, जिसमें आप अलग नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास केरोसिन है, केरोसिन है, आपने केरोसिन के अंदर क्या क्या करा? आपने डीजल डाल दिया। तो आप डीजल डाल दीजिए, उसको हिला दीजिए, तो इतना अच्छा मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि डीजल कहाँ है इसके अंदर और केरोसिन कहाँ है। तो इस तरह के मिक्सचर को, इस तरह के मिश्रण को ही कहेंगे हम बिलियन। तो सॉल्यूशन इस तरह के ही मिश्रण को कहते हैं। और सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड में सॉलिड भी होता है, ठोस में ठोस होता है, ठोस में लिक्विड भी होता है, या फिर ठोस के अंदर गैस भी होता है, गैस के अंदर ठोस होता है, लिक्विड के अंदर गैस होता है, गैस के अंदर लिक्विड होता है। अरे बहुत तरह के होते हैं, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी इतना समझिए कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं, बिलियन कह दो किसके हैं। तो बिलियन वो होता है जिसके अंदर जो परमाणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर की होती है। और इन कणों को बहुत भी मतलब बहुत मुश्किल से, इवन आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इसको नहीं देख सकते। किसको? जो आपने मिलाया है। तो इतने अच्छे मिक्स हो जाते हैं कि आप पता नहीं कर सकते कि आपने जो डाला है वो कहाँ है और वो किस हालात में है, बिल्कुल पता नहीं कर सकते। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर आप डाल दीजिए चीनी को, तो क्या होगा? आप चीनी के कणों को देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो ये क्या क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये बिलियन है? तो जवाब है ये बिलियन नहीं कहलाएगा। तो इस तरह का बिलियन नहीं होता। अगर चीनी अगर चीनी पूरी तरह से घुल गई, अगर चीनी पूरी तरह से घुल जाए, जिसमें आपको पता ही नहीं चल पाए कि चीनी है या नहीं है, इतनी अच्छी मिल जाए, चीनी के कण आपको नहीं दिखाई दें, तब ये बिलियन कहलाएगा। और अगर चीनी के कण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये बिलियन नहीं कहलाएगा, तब ये कहलाएगा मिश्रण। सिर्फ एक मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, लेकिन ये बिलियन नहीं होगा। तो बिलियन वही होता जिसमें आपको देखने पर ऐसा लगे कि पूरा एक ही पदार्थ है। जैसे कि कोहरा होता, कोहरा हुआ या फिर धुआं हुआ, तो धुएं के अंदर आप ये पता नहीं कर सकते कि इसमें हवा के अणु कहाँ पर हैं, हवा के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, और इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं। तो सॉलिड
ठोस के पार्टिकल जो धुआं होता है उसके अंदर ठोस ही तो होते हैं अणु, तो वो ठोस के पार्टिकल कितनी अच्छी तरह से मिक्स हुए होते हैं एयर के अंदर, आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर चीनी जो है, चीनी के पार्टिकल अगर अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए, बहुत बेहतरीन तरह से पानी के साथ मिल जाए, ताकि आप पहचान ही नहीं कर पाओ, पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा लगे, तब वो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा वो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता है ये। अब देखते हैं सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और ये पारदर्शक होते हैं। इसके आर पार आप देख सकते हो। स्थायी का मतलब ये है कि ये जो है अब स्थायी हो चुके हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे किसी से। आगे देखते हैं अब विलेय और विलायक के बारे में पढ़ लेते हैं। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सोल्यूट और सोलवेंट। तो सोल्यूट या सोलवेंट, विलेय विलायक किसको कहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास ये पानी रखा हुआ है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा क्या करा, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया पानी के अंदर। ये पानी था, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, मिल जाएगा, और इतना अच्छा मिलेगा कि आप अलग नहीं कर सकते हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो ये कहलाएगा मिश्रण, इस तरह का मिश्रण कहलाएगा सॉल्यूशन, मतलब विलयन। तो आपने HCl को मिला दिया, HCl की तो थोड़ी सी मात्रा थी और इस पानी की बहुत ज्यादा मात्रा थी, तो पानी की हो गई बहुत मात्रा और HCl की हो गई थोड़ी सी मात्रा। तो ये HCl जो कहलाएगा ये कहलाएगा विलेय। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा विलेय, और ये पूरा का पूरा पानी कहलाएगा विलायक। तो विलेय और विलायक ये है। विलायक जिसके अंदर कोई भी चीज घुल जाए, विलेय मतलब जो विलायक के अंदर घुल जाए। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है विलायक के अंदर, ध्यान दीजिएगा, विलेय की मात्रा विलायक के अंदर ज्यादा है, तो ऐसे मिक्सचर को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सांद्र, मतलब गाढ़ा। जाहिर सी बात है, विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा है तो यही कहोगे ना आप, गाढ़ा है। चीनी आपने बहुत डाल दी तो आप यही तो कहोगे कि चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये सांद्र है, मतलब गाढ़ा है। और अगर आपने चीनी की मात्रा कम डाल दी पानी के अंदर तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा तनु। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब कम, पतला। तो ऐसा जो कहलाता है, ऐसा विलेय कहलाता है, ऐसे विलेय के द्वारा बनाया गया ये मिक्सचर कहलाता है तनु, मतलब पतला। तो आपको पतला पता चल गया और सांद्र पता चल गया। तो सांद्र पतले में, सांद्र मतलब गाढ़ा और तरु मतलब पतला। तो विलेय और विलायक क्या होते हैं, विलेय वो होते हैं जो किसी बड़ी चीज में घुल जाते हैं। बड़ी चीज में आपने कोई डाली और वो घुल गई तो ये है विलेय। जरूरी नहीं है घुले, हो सकता है ना भी घुले। जैसे कि पानी के अंदर आपने कंकड़ डाल दी, या पानी के अंदर आपने क्या किया, कुछ मिट्टी डाल दी, तो क्या होगा, कुछ मिट्टी घुल जाएगी, कुछ मिट्टी हो सकता है ना भी घुले। तो ये मिट्टी जो है ये है विलेय, ये क्या है, विलेय। और ये पानी जो है ये क्या है, विलायक। देखो विलायक नाम ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा विलायक, तो इसके अंदर जो है विलेय घुल जाता है। आगे देखते हैं, अब विलयन के प्रकार चलते हैं। विलायक के उपयोग, विलायक तो जो चीज जिसके अंदर कोई दूसरी चीज घुल जाए तो वो विलायक। और विलायक के उपयोग तो बहुत सारे हैं, औषधि के निर्माण में, इत्र के निर्माण में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विलायक क्या होता है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब विलयन के प्रकार, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि विलयन बहुत तरह के होते हैं। और विलयन कहते किसे हैं, मतलब पूरा देखने में आपको एक सा लगे, पार्टिकल के साइज दोनों के सेम होने चाहिए, तो वो है विलयन। और पार्टिकल के साइज, अच्छा एक बात बताइए मुझको, जैसे कि मैंने चीनी डाल दी पानी के अंदर। अगर चीनी मैं शुरुआत में मिलाई तो एकदम ऐसे दिखाई देगी आपको कि पूरी घुल गई। अगर ऐसा हुआ, बाय द वे, अगर ऐसा हो गया कि चीनी कुछ देर बाद नीचे बैठी हुई दिखाई दी, ऊपर पानी दिखाई दिया, तो क्या ये अब मिश्रण कहलाएगा? मिश्रण तो है, क्या ये अब सॉल्यूशन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो अब ये विलयन नहीं कहलाएगा। विलयन वही होता है जो हर कंडीशन में, हर अवस्था में एक सा दिखाई दे। समझ रहे हैं आप? तो ये है विलयन। तो चलिए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। चीनी तो एक्चुअल में विलयन ही होती है। चीनी बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चीनी जो होती है वो विलयन ही बनाती है। चीनी के पार्टिकल जो होते हैं उनको आप नहीं देख सकते सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी। अब ठोस के बारे में देख लेते हैं। विलयन के प्रकार देखते हैं। तो पहले देखते हैं ठोस का। ठोस में तो देखो भाई, ठोस के अंदर आपने ठोस मिला दिया, ठोस के अंदर आपने क्या किया, ठोस मिला दिया। तो इस तरह से भी तो विलयन बन सकता है। इन दोनों के जो साइज हैं, इसके एटम के साइज, इसके एटम का साइज हो सकता है लगभग सेम हो, और आपने इन दोनों को मिला दिया, तो क्या होगा, क्या होगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें इसके पार्टिकल, ए के पार्टिकल कहाँ है और बी के पार्टिकल कहाँ है। आप सूक्ष्मदर्शी के थ्रू भी नहीं देख सकते। तो ऐसा क्या कहलाएगा?
ऐसा विलयन ठोस का ठोस में है, जैसे कि मिश्र धातु पीतल। जैसे पीतल बनाते हैं तो इसमें तांबा और जस्ता मिलाते हैं, तो तांबा और जस्ता मिलाने के बाद पीतल बनता है। तो क्या पीतल के अंदर से आप ये पता लगा सकते हैं कि तांबा कहाँ है? नहीं पता लगा सकते, और आप ये भी पता नहीं लगा सकते जस्ता कहाँ पर है। तो इस तरह का जो पूरी तरह से मिले हुए होते हैं, तो उनको आप नहीं बता सकते, और ये होते हैं बिलियन। जैसा कि ठोस का ठोस में, तो ठोस का ठोस में भी होता है, और ठोस का द्रव में भी होता है, और ठोस का गैस में भी होता है। अब ठोस का द्रव में किस तरह से हो सकता है? बिल्कुल अजीब बात सी लग रही है। अरे भाई, हो सकता है क्या? ठोस के पार्टिकल बहुत सारे ठोस है और बहुत सारे द्रव है, तो कुछ द्रव ऐसे भी होंगे, कुछ ठोस ऐसे भी होंगे जिनके जिनके जो एटम हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, उनके साइज इक्वल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन इक्वल साइज वालों को, एक साइज वालों को आपने मिला दिया। जैसे थैलियम के अंदर, थैलियम क्या है? थैलियम है एक ठोस, उसके अंदर आपने पारा डाल दिया। पारा क्या होता है? मरकरी। मरकरी होता है Hg, ये होता है पारा। तो आपने पारा डाल दिया, तो पारा डालने से क्या होगा? थैलियम तो था क्या, एक ठोस, तो ठोस के अंदर आपने पारा डाल दिया और इसको मिला दिया। ये इतनी अच्छे से मिल जाते हैं कि आप बता नहीं सकते कि पारा कहाँ गया और थैलियम कहाँ गया। लेकिन जिस मेटल के अंदर, जिस धातु के अंदर पारा मिलाते हैं, तो फिर वो बना देता अमलगम। अमलगम, तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम वो मिश्र धातु होती है जिसके अंदर पारा मिला हुआ होता। तो ये आपने नई चीज पढ़ ली। तो थैलियम के अंदर, थैलियम क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है, उसके अंदर आप पारा मिला दोगे तो ये ठोस का द्रव में विलयन कहलाएगा। इसमें पार्टिकल ऐसे घुल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे कि आप अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से और भी है। ठोस में गैस का विलयन, तो ठोस के अंदर गैस, तो ये भी अजीब लग रहा होगा। अरे भाई, ठोस के अंदर गैस कैसे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। अरे ठोस के अंदर आप गैस जब मिलाओगे तो हो सकता है ठोस के पार्टिकल्स के बीच में जाकर गैस के पार्टिकल आ जाएं। अरे भाई, ठोस के पार्टिकल सपोज दैट ये है, तो हो सकता है इनके बीच में गैस के पार्टिकल आ जाएं। तो क्या आप पहचान पाओगे कहाँ है गैस के पार्टिकल, कहाँ है ठोस के पार्टिकल? तो जवाब है नहीं। तो ऐसा भी मिश्रण हो सकता है। जैसे कपूर के अंदर वायु का विलयन, तो कपूर के अंदर क्या होता है? कपूर के पार्टिकल्स के बीच में जो है वायु के पार्टिकल चले जाते हैं, जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, और पूरा का पूरा सिस्टम एक से दिखाई देता है। आपको पूरा का पूरा एक से दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें वायु भी जा चुकी है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ठोस में गैस का विलयन। तो इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे द्रव में ठोस का विलयन। तो द्रव में ठोस तो आपको समझ में आता कि आपके पास द्रव है, पानी है, उसके अंदर आपने चीनी डाल दी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका द्रव में ठोस का विलयन। ठोस आपने डाला है, ठोस क्या थी आपके पास? चीनी, शुगर थी, तो शुगर आपने डाल दी ठोस, तो ये ठोस है, और काय में डाली आपने? पानी के अंदर, तो ये बन जाएगा ठोस का द्रव में विलयन। क्या आप अलग कर सकते हो चीनी को? अलग करने की मेथड को भूल जाओ। क्या आप पहचान कर सकते हो कि कौन सी कहाँ है चीनी? नहीं। अगर आप पूरे चीनी के सिस्टम में से, पूरे चीनी के विलयन में से यहाँ से चीनी उठाओगे, यहाँ से विलयन निकालोगे, तो उतना ही मीठा होगा जितना यहाँ से उठाओगे। तो इनकी सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी ये विलयन है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हमने पढ़ लिया द्रव में ठोस का और द्रव में द्रव का। अब द्रव में द्रव का पढ़ लेते हैं। जैसे कैरोसिन के अंदर आपने क्या करा? कैरोसिन के अंदर आपने डीजल डाल दिया, या फिर पानी के अंदर आपने अल्कोहल डाल दी। जो शराब पीते हैं तो उनको पता होगा कि अगर अल्कोहल के अंदर अगर पानी डाल दें तो बिल्कुल वो अल्कोहल जैसा ही लगता है ना। तो वो आप पहचान कर सकते हैं कि द्रव में द्रव का विलयन है ये। अब आता है द्रव में गैस का विलयन। तो द्रव में गैस आपने देखी है? आपको लग रहा होगा कि हमने नहीं देखी, लेकिन मैं बताता हूँ आपने देखी है। क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक खोली है? जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसे कि पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, थम्स अप वगैरह हो गई, तो जब आप खोलते हो तो बहुत तेजी से उसमें से गैस निकलती है बाहर को। तो वो जो गैस जो होती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड के अंदर, इस विलयन का, इसके अंदर जो है, पानी के अंदर जो भी आपने बनाया है सॉल्यूशन, इसके अंदर बिल्कुल धसी रहती है। तो ये गैस घोलते हैं हम। वो कैसे घोलते हैं? हम लगाते हैं प्रेशर से हम जो है गैस भरते हैं, जिसकी वजह से गैस जो है दब जाती है और घुल जाती है। तो गैस का घुलने का मतलब कुछ नहीं है अल्टीमेटली। अगर मैं ये द्रव के अणुओं की बात करूं, तो गैस के अणु ऐसे बीच में घुस जाते हैं, और जैसे में हम प्रेशर को हटाते हैं, तो ये गैस का अणु तुरंत निकल कर बाहर पहुंच जाते हैं।
तो यही होता। तो ये क्या है, द्रव में गैस का विलयन। तो इस तरह से द्रव में गैस का विलयन है। और देखते हैं गैस में ठोस का विलयन। तो गैस में ठोस का विलयन, तो गैस के अंदर ठोस कैसा हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई धुआं होता है, धुआं क्या होते हैं, धुएं के पार्टिकल जो होते हैं वो ठोस होते हैं। और ये काय में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं। तो गैस के अंदर ठोस चला गया ना, और आपको बिल्कुल एक सा दिखाई देगा भाई धुआं, है ना। उनको आप धुएं के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। तो ये है गैस में ठोस का विलयन। और गैस में द्रव का विलयन, जैसा कि कोहरा हो गया, बादल हो गया, तो कोहरे को भी आप अलग नहीं कर सकते। और गैस में गैस का विलयन, जैसे कि वायु आपके सामने है ही, गैसों का मिश्रण, तो ये गैस में गैस का विलयन है। तो ये सब चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन के ऊपर। इनको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपके पास ऐसा मान लीजिए, बिल्कुल देखो इस चीज को समझा रहा हूं मैं, लेकिन आपको अपने सामने बिल्कुल ऐसे समझना है, ऐसा सोचना है कि आपके सामने एक पिक्चर बनती चली जाए। ऐसा लगने लगे कि आपको टीवी देख रहे हैं, आपके टीवी के सामने चल रहा है सब कुछ। ये आप एक बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर करिए क्या, पानी। उसके अंदर पानी डाल लीजिए। तो अब उसके अंदर पानी डालने के बाद उसके अंदर डाल दी चीनी। तो शुरुआत में चीनी डालोगे तो एकदम घुल जाएगी, और चीनी डाली तो और घुल जाएगी, और चीनी डाली तो पहले के मुकाबले थोड़ी कम स्पीड से घुलेगी। आपने और चीनी डाली तो ये और धीरे धीरे घुलेगी। शुरुआत में तेजी से घुली थी, लेकिन अब धीरे धीरे घुलेगी। तो घोलता गया मैं, चीनी घोलता गया, तो एक 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 मात्रा ऐसी आएगी चीनी की कि अब वो घुलनी बंद हो जाएगी। अब वो घुलनी बंद हो जाएगी। अगर अब आपने और चीनी डाली तो वो घुलेगी नहीं, सीधे नीचे आकर बैठेगी। तो जब ये मात्रा जिस पर ये जो है चीनी नीचे को बैठना शुरू होती है, जस्ट बैठना शुरू होती है, उससे पहले की घटना, जब तक घुल गई, जब तक घुल गई। तो इस विलयन को जब तक ये घुल चुका है, पूरी पूरी चीनी घोल चुका है अपने अंदर, ये विलयन हो गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। और अगर मैं और चीनी डाल दूं, और बिले, देखो मैं डाल रहा हूं बिले, बिले तो डाल रहा हूं सोल्यूट। अगर और चीनी डाल देता हूं तो ये बन जाता है अति संतृप्त, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे पहले क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें आता असंतृप्त, मतलब असंतृप्त किसको बोलते हैं? असंतृप्त वो होता है कि आपने डाली घुल गई, बस ये असंतृप्त है। जब संतृप्त होने से पहले पहले तो असंतृप्त, और संतृप्त तो जब हुआ तो संतृप्त हो गया, और चीनी डाल दिया आपने तो हो गया अति संतृप्त। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आता है विलेयता। देखो संतृप्त का मतलब और असंतृप्त सब क्या अभिप्राय है आपको? आपको अभिप्राय है कि आप जो चीज डाल रहे हो वो चीज घुल रही है। तो इसका मतलब, घुलने का मतलब क्या हुआ? घुलने का मतलब ये हुआ कि विलेय, जो मेरे पास विलायक है, ये विलायक की अपनी एक ऐसी ताकत है जो इस विलेय को घोल रहा है, या विलेय एक ऐसा है जो इस विलायक में घुल रहा है। तो विलेय, अब विलेयता किसको कहते हैं? विलेयता उसको कहते हैं जैसे कि आपने कोई भी डाला, इस विलायक के अंदर कुछ डाला, तो ये विलायक के अंदर कितनी जल्दी घुल जाए। क्या कहा मैंने? जितनी जल्दी ये घुल जाए, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी, घुलने की ताकत। जो जितनी तेजी से घुलेगा उसकी विलेयता उतनी अच्छी होगी। अगर आपके पास चीनी है, पानी है, ये दो पात्र ले लीजिए, एक में नमक डाल दीजिए पानी के अंदर, और एक में डाल दीजिए चीनी, और देखिए कौन सी चीज जल्दी घुल जाएगी। तो आपको अंदाजा होगा कि नमक बहुत तेजी से घुल जाता है चीनी के मुकाबले। तो इसका मतलब विलेयता किसकी ज्यादा हुई? विलेयता हो गई नमक की ज्यादा। तो विलेयता जो है किस में हुई है? विलायक के अंदर तो हुई। विलायक मतलब सोलवेंट, सोलवेंट। तो विलायक की 100 ग्राम विलायक के अंदर, 100 ग्राम विलायक के अंदर जो विलेय डाला है मैंने, उसकी मात्रा, 100 ग्राम विलायक के अंदर जो विलेय डाला उसकी मात्रा को बोलते हैं विलेयता। तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं। तो विलेयता का फॉर्मूला क्या है? विलेय की मात्रा किस में? विलायक के अंदर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। और जब विलेयता होती है दोस्तों, विलेयता, अब देखिए विलेयता को ऐसा समझिएगा, अब आपने पानी के अंदर क्या करा? चीनी डाली। अगर आप यहाँ से तापमान बढ़ाते हैं, मतलब इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा? गर्म करने से ये होगा कि चीनी तेजी से घुलनी शुरू हो जाएगी। जो चीनी ना घुल रही थी वो भी घुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर जो विलेयता है वो क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? ठोसों की।
तो ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन कुछ ठोस ऐसे हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस। अब होता है किसी द्रव में गैस की विलेयता। तो किसी द्रव के अंदर गैस, तो द्रव के अंदर गैस है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, वो इसके अंदर द्रव भरा हुआ, द्रव के अंदर गैस हम जो है प्रेशर के थ्रू भरते हैं। अगर देखो मैं इसको गर्म करूंगा, है ना, द्रव के अंदर गैस बढ़ चुकी है और उसको गर्म किया जाए तो क्या होगा, गर्म होने से ये खुद द्रव जो है पूरा का पूरा गैस बनना स्टार्ट होगा। और गैस तो है ही पहले से घुली हुई, तो वो भी भागने की कोशिश करेगी, हीट पाके। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि तापमान बढ़ाने से गैस घुलेगी नहीं, गैस निकलने की कोशिश करेगी। तो ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता घट नहीं गई, बिल्कुल घट गई, आपको समझ में आ गया। लेकिन दाब बढ़ाने से, दाब क्या बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता मतलब घुलने की ताकत बढ़ती है। घुलने की ताकत बढ़ती है। आपने एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, एलपीजी सिलेंडर में जो होता है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गैस को भरा जाता है। जब गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ भरा जाता है, वो गैस लिक्विड की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है। आप हिलाकर देखना सिलेंडर को, आपको ऐसा लगेगा जिसका जैसे इसके अंदर पानी है, लेकिन पानी नहीं है, वो क्या है, उसके अंदर गैस है, जो कि ज्यादा प्रेशर की वजह से गैस जो है वो एक पानी की फॉर्म में, मतलब लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड जैसी हो गई, लेकिन लिक्विड है नहीं, वो गैस है। तो दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन ताप बढ़ाने से घट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर अब अगला टॉपिक आता है विलयन की सांद्रता। क्या होती है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता से आप मैं बता चुका हूँ, सांद्रता कहते हैं किसको है। सांद्रता क्या होती है, आपके पास कोई एक पदार्थ है, उसके अंदर दूसरा पदार्थ डाला है, तो इस पदार्थ के अंदर ये दूसरा वाला पदार्थ कितना है, ये इस पदार्थ की इसके अंदर सांद्रता कहलाती है। जैसे कि पानी के अंदर मैंने कोई चीनी डाल दी, तो मैं क्या कहूंगा, चीनी की सांद्रता पानी के अंदर। तो ये तनु विलयन के बारे में मैं समझा चुका हूं, और सांद्र विलयन के अंदर अगर ये चीनी की मात्रा इस पानी के अंदर ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगा, सांद्र, और कम है तो कहूंगा तनु। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन कुछ नहीं होता, सब कुछ वही फिनोमिना है। आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने चीनी डाली, तो आपने एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ डाला, तो इस विधि को कहते हैं परिक्षेपण, मतलब डिस्पर्जन मतलब फैलाना, डालना, घोलना, ये सब कुछ क्या है, परिक्षेपण है। और इस विधि को क्या कहते हैं, ये तो परिक्षेपण हो गई। और इस जैसे कि आपने इसके अंदर डाला है, तो ये हो गया परिक्षेपण माध्यम, और ये हो गया परिक्षेपण वाला पदार्थ। ठीक है, तो इसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं जिसके अंदर हम डालते हैं, और दूसरे पदार्थ को क्या बोलते हैं, परिक्षेपित पदार्थ, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन सब्सटेंस या फिर एलिमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर डालने से तो ये पूरी विधि तो हो गई परिक्षेपण डिस्पर्जन। परिक्षेपण बनाने से तो क्या फायदा होगा, परिक्षेपण बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास दो तरह के मिल सकते हैं, एक तो मिल सकता समांग पदार्थ मिल सकते हैं, जिसको हम अभी पढ़ता हुआ है, उनको हम विलयन कहते हैं। और एक मिल सकते हैं हमको विषमांग। तो विषमांग में भी क्या हो सकता है, विषमांग किसको कहेंगे, विषमांग उसको कहेंगे जैसे कि आपने यहाँ मिट्टी डाल दी, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, विषमांग उसको कहेंगे जिसको हम अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो विषमांग जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि निलंबन होता है और कोलाइडल होता है। चलिए इनके बारे में ही बता देता हूँ पूरा। तो निलंबन क्या होता है, निलंबन में जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनके साइज काफी बड़े होते हैं, वो कोलाइडल में बहुत छोटे होते हैं। निलंबन में इतने बड़े होते हैं कि आप फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, अगर लैब की हुई है, तो एक पेपर होता है जो छानने के लिए काम में आता है। अगर इसके अंदर कोई चीज गंदगी है पानी के अंदर, या फिर किसी लिक्विड के अंदर कोई चीज मिला हुआ है, तो उसे छान देता है। वो मोटे मोटे पदार्थ ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड निकल जाता है नीचे। तो ये है हमारे पास क्या, फिल्टर पेपर। तो निलंबन या फिर सस्पेंशन में क्या होता है, कणों का साइज तो होता है बहुत बड़ा,
तो हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, और कणों का साइज इतना बड़ा होता है कि हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं और छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते। जो जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र के आर पार तो नहीं जाते, इतने बड़े होते हैं कि वो छन्ना पत्र के आर पार नहीं जाते। लेकिन कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड, उसमें जो कणों का साइज है बहुत छोटा होता है, तो वो छन्ना पत्र के आर पार निकल जाते हैं, छन्ना पत्र के आर पार निकल जाते हैं। तो कोलाइडों को छन्ना पत्र के आर पार निकल गए तो फिर इनको अलग कैसे करते हैं? तो इनमें जैसे कोलाइड के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो किसी प्योर के अंदर जो है कुछ गंदगी मिली हुई है, इम्प्योरिटी मिली हुई है, उसको तो अलग कर रहे हैं हम। तो एक विधि होती है जिसको अभिकेंद्रण बोलते हैं, या फिर बोलते हैं, अभिकेंद्रण को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो दूध से दही बनाते, दूध से पनीर निकालते हैं, या दूध से जो है क्रीम निकालते हैं, सॉरी, दूध से जो क्रीम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, या फिर दूध को जो चेक करते हैं तो उनके पास एक मशीन होती है। मशीन के अंदर क्या करते हैं, मशीन के अंदर जो है एक मिल्क लिया, दूध लिया, और दूध की जो है एक सैंपल को रख देते हैं और बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो घूमने से क्या होगा, जो भारी पदार्थ है, अरे भाई ये नली ले ली मैंने, इसके अंदर दूध भरा हुआ है ना, तो जो भारी पदार्थ है वो पीछे की तरफ को धक्का खाएंगे, और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अभी बहुत तेजी से घूमेगी इस तरह से, तो पीछे जो आ गए भारी आ गए ना, और ऊपर आ गए हल्के, तो भारी पदार्थ आ गए पीछे, ऊपर आ गए हल्के। तो ऐसा किया जाता है दूध से जो है पानी को अलग, दूध से पानी को अलग इस ऐसे किया जाता। क्यों? क्योंकि ये दूध जो है एक तरह का कोलाइड है। आप ये मत समझना ये एक होमोजीनियस या फिर ये समांग मिश्रण है, समांग नहीं है। आपको देखने में तो लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, विलियन है, लेकिन ये विलियन नहीं है। दूध के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बिलियन है, लेकिन ये बिलियन नहीं है, ये कोलाइडल है, कोलाइड। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है। ये समांग दिखता है लेकिन होता नहीं है, समांग दिखता है होता नहीं है। और इसमें जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल किसके पार्टिकल, दूध के पार्टिकल जो हैं वो पानी के पार्टिकल के साथ मिले हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो ऐसे रहते हैं, ऐसा दिखता है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक ही है, इसलिए इसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक क्या है, पायस है। इसको क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं पायस। जो देखने में तो लग रहा है कि हाँ है मिला हुआ, लेकिन मिले हुए नहीं होते हैं। उनको अलग कर सकते हैं किसको, घुमा करके। ऐसे सैंपल लेते हैं, इसका कोलाइडल का सैंपल लेते हैं और इसको जो है मशीन में रख के, सेंट्रीफ्यूगेशन में रख के बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो जो भारी कण है वो बाहर की तरफ को आ जाते हैं, अंदर की तरफ को, सॉरी इस तरफ को, नली के अंदर। जैसे ट्यूब है, ट्यूब तो ऐसी होगी, ट्यूब के अंदर आपने सैंपल रख दिया दूध का, फिर इसको रखा एक सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन में जब आप रखोगे तो क्या होगा, भारी कण जो होंगे वो पीछे की तरफ को भागेंगे, हल्के कण ऊपर को आ जाएंगे। बहुत तेजी से ऐसे घूमेगी, तो जब ऐसे घूमा तो इसका मतलब क्या हुआ, भारी कणों को आपने अलग कर दिया ना। जब अलग कर दिया तो कण अलग हो चुके हैं, कण हो गए अलग। तो ये हो गई पहली बात। तो इस विधि को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे दूध के अंदर से पानी को अलग करते हैं। तो ये जो विलियन था, ये जो दूध था, ये एक तरह का देखने में तो लग रहा था होमोजीनियस है, लेकिन ये क्या है, ये है विषमांग सॉल्यूशन। ये क्या है, विषमांग है, विषमांग, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो कोलाइडल के प्रकार, कोलाइडल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सोल मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सोल ऐसे होता है, सोल। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है, क्या, सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है मिला हुआ, सॉलिड लिक्विड के अंदर मिला हुआ है। तो पहली बात तो आपको ये पता चल चुका है, जितने भी कोलाइड होते हैं वो विषमांग होते हैं, समांग नहीं होते। विषमांग होते तो आप अलग कर सकते हो। तो कोलाइडल को तो आपको मैंने बता दिया विषमांग होते हैं। जैसे कि हमारा दूध, ये भी एक कोलाइडल है, इसको आप अलग कर सकते हो। इसके अंदर से दूध के पार्टिकल अलग कर सकते हो, पानी के पार्टिकल कर सकते हो अलग। तो दूध के साथ साथ ऐसे बहुत सारे कोलाइड भी हैं, जैसे कि सोल हो गया। सोल क्या होता है, जब सॉलिड, कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर मिला हुआ होता है। सॉलिड को आपने किसके अंदर मिलाया, लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड को जब आपने लिक्विड के अंदर मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। क्या कहलाता है ये, सोल।
अब सॉलिड के अंदर लिक्विड, ये आप एग्जांपल अपने दिमाग से छांट लीजिए कौन सा हो सकता है। सॉलिड के अंदर आपने लिक्विड डाल रखा, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड के तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, तो वो आप कोई भी ले लीजिए तो वो क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। और जेल क्या होती है, जेल होती है आपने, जेल मतलब जेल एक तरह का गाढ़ा गाढ़ा होता है, आपके पास आपने बालों में लगाया भी होगा। तो क्या होता है, सॉलिड को जब मैं लिक्विड के अंदर डाल दूंगा, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल दूंगा तो ये तो सोल हो जाएगा, लेकिन ये जेली की तरह दिखाई देगा। कुछ सोल ऐसे होते हैं जो जेली की तरह दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, जेली की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जेली की तरह दिखाई देते हैं, चिकने चिकने भी होते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे कि आपके पास शहद है, शहद क्या है, शहद तो खैर एक कुदरती है, जो मतलब ना तो लिक्विड है पूरी तरह से और ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है पूरी तरह से ना वो सॉलिड है, तो वो आएगा जेल की कैटेगरी में। तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं, उन्हें जिनका फ्लो नहीं होता, जो चलते नहीं है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं जेल, जैसे कि जेली और जिलेटिन। ठीक है, और सोल को मैं आपको बारे में बता चुका हूँ, तो सोल हो गया आपका, जेल हो गया। अच्छा, एरोसोल किसको बोलते हैं, एरोसोल होता है जब सॉलिड गैस के अंदर मिला दिया जाए, जैसे कि कोहरे के अंदर क्या, सॉलिड पार्टिकल गैस के अंदर मिले हुए होते हैं। जैसे कि धुआं में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर मिले हुए, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का सोल होगा। तो ये एरोसोल कहलाते हैं, एरोसोल। तो सोल हो गया, एरोसोल हो गया आपके पास। थोड़ा सा रिवीजन लगवा देता हूँ इसमें। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया मैंने आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन वो सारे के सारे वो सभी सॉल्यूशन होंगे जो देखने में तो समान होंगे, लेकिन होंगे क्या, वो एक्चुअल में विषमांग, तो वो क्या होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि दूध देखने में समान लगता है, लेकिन वो रियल में विषमांग है। क्या है वो, विषमांग। अब इसमें आई कैटेगरी सोल की। तो सोल क्या होते हैं, सॉलिड जो लिक्विड के अंदर मिले हुए हों। तो आप कोई सा भी सॉलिड ले सकते हैं, जैसे कि आपने चीनी ले ली और लिक्विड के अंदर मिला दिया, तो ये क्या होगा, सॉलिड हुआ काय के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये हो गया सोल। जेल क्या होता है, जेल जो ठोस होता है, ठोस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठोस को जब लिक्विड के अंदर मिला देते हो तो जेल बनता है। एरोसोल क्या होते हैं, जब आप ठोस को गैस में मिला देते हो। बस यही है इसके अंदर, आगे देखते हैं। कोलाइडल का यहाँ मैं बता चुका हूँ। कोलाइडल को क्या करते हैं, छन्ना पत्र के आर पार नहीं निकलता है, क्योंकि इसके साइज जो होता है थोड़ा छोटा होता है। देखने में लगता है कि ये है, लेकिन ये जो है समांग नहीं है, विषमांग है। अब पायस के बारे में पढ़ लेते हैं। इमल्शन क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, जैसे कि दूध एक इमल्शन है। तो पढ़ लेते हैं इमल्शन के बारे में। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में घुले हुए होते हैं, लेकिन घुल जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं है, मतलब परिक्षेपित मतलब मिल जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है। वही बात जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि दूध जो है एक पायस है, एक इमल्शन है। तो इस कोलाइड को पायस बोलते हैं। तो कोलाइड में है क्या, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, मतलब समांग है, विषमांग है। तो जवाब है विषमांग। इमल्शन जो है, इमल्शन ये भी विषमांग है, कोलाइडल का प्रकार है ये। तो कोलाइडल क्या होते हैं, विषमांग होते हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण, मतलब इमल्सिफिकेशन। पायस क्या होते हैं, ये एक तरह के कोलाइड हैं। और कोलाइड ये देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी तरह से ये समांग है, लेकिन होते क्या है, ये विषमांग, ये घुले हुए नहीं होते। जैसे कि दूध में क्या होता है, दूध में आपको बता चुका हूँ, लगता है घुला हुआ है पानी के अंदर, लेकिन दूध के पार्टिकल पानी के अंदर घुले हुए नहीं होते हैं। तो ये था इमल्शन के बारे में। अब पढ़ते हैं झाग के बारे में। तो झाग क्या होते हैं, जब लिक्विड के अंदर गैस मिला दी जाती है तो आपको झाग के से दिखाई देते हैं। लिक्विड के अंदर गैस जब होती है तो आपको क्या दिखाई देता है, एक झाग से बन जाते हैं। तो ये झाग है। और आता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन किसको बोलते हैं, जो रियल में विलयन है, जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और जो फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता और इसमें पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी, तो वो वास्तविक सॉल्यूशन है। और इसमें दिखाई देते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो फॉल्स सॉल्यूशन है। जैसे कि कोलाइड हो गया, कोलाइड के अंदर खैर दिखाई तो नहीं देते, आप
निलंबन ले सकते हैं, सस्पेंशन ले सकते हैं। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, साइज बड़ा होता है, वो दिखाई देता है। लेकिन कोलाइडल में आप जो है अब मतलब उसको पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, दिखाई तो नहीं देते लेकिन उनको अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। अब एक आती है डायलिसिस। क्या होती है डायलिसिस? डायलिसिस अपोहन क्या होता है? तो अपोहन क्या होता है, अपोहन के बारे में बता देता हूँ। पहला कोलाइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कोलाइड के अंदर कोलाइडल विलियन है आपके पास। कोलाइडल विलियन मतलब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है कि आप उसको जो है आसानी से अलग नहीं कर पा रहे। तो कोलाइडल के अंदर आपने कुछ गंदगी डाल रही है, जैसे कि पानी है, प्योर पानी ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। प्योर पानी का अंदर आपने चीनी डाल रही है। ये पानी के अंदर दूध है, पानी के अंदर दूध ले लीजिए। तो दूध की अशुद्धियां हैं, हमें तो पानी चाहिए प्योर, हम चाह रहे हैं कि प्योर पानी चाहिए। तो दूध की क्या है, अशुद्धि है। दूध अशुद्ध माना जाएगा जब मैं पानी ले रहा हूं तो दूध मेरे लिए अशुद्ध है। तो इस दूध की अशुद्धि को पानी के अंदर से दूर करना है मुझे। तो इस पृथक करने की ये अभिक्रिया जो कहलाएगी, पृथक करने की जो मेथड कहलाएगी, ये कहलाएगी डायलिसिस मतलब अपोहन। जैसे कि आप विसरण और प्रासरण पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरह से रिलेटेड है ये। तो इस विधि द्वारा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति। तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडी विलियन होते हैं, एक बार फिर आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो, कोलाइडी जो विलियन है वो होमोजीनियस मतलब समांग नहीं है, ये विषमांग है, लेकिन लगते समांग की तरह है, बस ये है, जैसे कि दूध। अब ब्राउनी मोशन पढ़ते हैं। अब देखिए कोलाइडी सॉल्यूशन तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये विषमांग है, लेकिन इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आपको लगता है कि ये समांग है बस। तो अब क्या है ब्राउन इमोशन, क्या है ब्राउन इमोशन? ये है कि इन पार्टिकल्स की जो मोशन है लगातार होती रहती है, जिग जैग, कभी ऐसे जाता, कहीं अगर कोई एक पार्टिकल देखूं तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, वो ऐसा मूव घूमता रहता है। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, ब्राउनी मोशन। ये वैज्ञानिक ब्राउन ने डिस्कवर की थी ब्राउनी मोशन। अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो ये रैंडमनेस जो है, ये हलचल जो है एटम की या फिर मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। तो ब्राउन इमोशन जो है तापमान बढ़ाने पर और तेजी से होने लगती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब एक टर्म आती है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब स्कंदन। पहले कुएं के अंदर, जब कुओं के अंदर गंदगी हुआ करती थी, पहले नल नहीं हुआ करते थे, कुएं से पानी पिया करते थे, तो कुएं के अंदर लाल दवा डालते थे या फिर कोई फिटकरी वगैरह डाल दिया करते थे। तो उसके डालने का मतलब क्या था? तो उसके डालने का मतलब ये था, देखिए फिटकरी होती है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 H2O, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम जैसे मेटल आयन होते हैं, धातु आयन होते हैं। तो धातु आयन जो होती है, गंदगी जो होती है, गंदगी के ऊपर जो निगेटिव चार्ज वाली गंदगी होती है, वो इनके साथ मिलकर ना गाद के रूप में नीचे बैठ जाती है। जो होती है गाद के रूप में, वो नीचे बैठ जाती है। ऊपर आया था प्योर और नीचे क्या आ गई, गंदगी। जब गंदगी नीचे बैठ गई तो हम प्योर को पी लेते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो इस अभिक्रिया को, जिसमें धातु आयन ने दूसरे आयन्स के साथ रिएक्शन करके नीचे को बैठ गए एक तरह की गंदगी या फिर गाद के रूप में, गाद आप समझते होंगे, गाद के रूप में। तो ये रिएक्शन कहलाती है स्कंदन। इसको बोलते हैं स्कंदन या फिर कोएगुलेशन। ठीक है, अगला टॉपिक आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या है, देखिए टिंडल प्रभाव, फिर हम लेते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन को। कोलाइडी सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, ये विषमांग है लेकिन लगते समांग की तरह है विषमांग लेकिन लगते समांग की तरह हैं। तो पार्टिकल हम आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन है तो विषमांग, तो पार्टिकल तो हो गई। अब यहाँ पर टॉर्च मारिए, क्या कीजिए, आपने टॉर्च लगानी शुरू कर दी, टॉर्च मतलब रोशनी डाली। जब यहाँ रोशनी डाली तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल छोटे छोटे दिखाई तो देंगे नहीं, ये पार्टिकल जो है ये रोशनी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं अपने, जो पार्टिकल हैं, जब यहाँ पर रोशनी पड़ेगी तो थोड़ी टकरा कर घूम सी जाती है, मतलब यहाँ पर बिखर जाती है रोशनी। इसी को तो बोलते हैं प्रकीर्णन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग जो होती है वो इन जो इसके अंदर जो आयन, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो टिंडल प्रभाव जो शो कर रहे हैं पार्टिकल, कोलाइडी पार्टिकल, उनकी वजह से। तो वो उन्होंने लाइट को क्या कर देते हैं, वो मोड़ देते हैं। लाइट को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो ये सिस्टम पूरा, ये फिर ये फिनोमेना कहलाता है प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव जैसे कि अगर आप कमरे के अंदर हो, वो पूरा कमरा बंद हो और कहीं से छेद हो रहा हो और वहां से सूरज की रोशनी आ रही हो, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि छेद से आ रही है रोशनी, लेकिन थोड़ी सी फैल जाती है, इस तरह से फैल जाती है। छेद होता है इतना बड़ा, लेकिन रोशनी होती है इतनी, छेद दिखाई देता है इतना बड़ा, तो रोशनी फैल सी गई। तो यहाँ आपको पार्टिकल जो है ना, बंद कमरे के अंदर धूल के पार्टिकल आपको घूमते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो धूल के पार्टिकल आपको दिन में तो दिखाई देंगे नहीं, जब कमरा खुला हुआ होगा, बंद कमरा होगा, पूरा अंधेरा होगा और छोटी सी रोशनी में आपको ये घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये पार्टिकल जो है, ये सिस्टम जो कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन कोलाइडल तो है नहीं रियल में, आपको रोशनी में दिखाई देने लगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये कोलाइडल नहीं है। तो इसमें जो है ये पार्टिकल जो है, ये सूरज की रोशनी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। और घुमाने की, जब घूम गया तो इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। थोड़ी सी लाइट जो है फैल सी गई तो इसको बोलते हैं क्या, इस प्रकीर्णन। तो ये प्रकीर्णन था। और वास्तविक विलयन के बारे में बता चुका हूँ, कोलाइडल विलयन के मैं आपके बारे में बता चुका हूँ। कोलाइडल विलयन में पदार्थ जो है, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं, जो घुले हुए होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ तक होते हैं। और ये प्रकीर्णन को शो करता है। और ये विषमांग है, देखो विषमांग है, ये ध्यान रखना है, दिखता समांग की तरह लेकिन है विषमांग। बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, हर किसी सॉल्यूशन की अपना मतलब उसके अंदर एसिडिटी होती है और अपनी बेसिसिटी होती है, मतलब क्षारकता या फिर अम्लीयता होती है हर सॉल्यूशन की अपनी अपनी। अब मैंने इस एसिड के अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया, मतलब क्षार डाल दिया या फिर भस्म डाल दिया, तो थोड़ी सी मात्रा में इस एसिड की अपनी एसिडिटी खत्म नहीं हुई, ना ही बदली। इसने अपनी एसिडिटी को बदलने नहीं दिया। होता है बहुतों के साथ, इसने अपनी एसिडिटी को बदलने नहीं दिया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर थोड़ी सी दूसरे पदार्थों की मात्रा डालने पर उनकी ना तो अम्लीयता या फिर क्षारकता पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। जैसा सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन। अब सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COONA, तो ये सोडियम एसीटेट का। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड हो गया या फिर सोडियम एसीटेट हो गया, ये बफर सॉल्यूशन है। इनके अंदर अगर थोड़ा सा अम्ल या क्षार डाल दोगे तो इनकी अम्लता क्षारकता पर फर्क बहुत कम होने वाला है, पड़ेगा नहीं। और ये है विलयन के रंग। लास्ट टॉपिक है सूचक। सूचकांक क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं कि पूर्ण हो गई या पूर्ण होने वाली है। अब इसमें एक मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पेपर है और फिनोल्फ्थेलीन है। हम 3 सूचक को ज्यादातर यूज करते हैं लैब के अंदर। लिटमस पेपर मैंने अम्ल क्षार वाले में ये नहीं बताया था, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। लिटमस पेपर जो इसका ओरिजिनल रंग होता है वो होता है बैंगनी। बैंगनी होता है इसका ओरिजिनल रंग। इस बैंगनी रंग पर जब आप अम्ल डालते हो, तेजाब डालते हो, तो इस बैंगनी रंग का जो है रंग उड़ जाता है और ये लाल दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब लिटमस पेपर टेस्ट में अम्ल का कैसे लिटमस टेस्ट होगा, अम्ल का होगा, अम्ल वो होते हैं जो लिटमस पेपर को बैंगनी से लाल कर देते हैं। ठीक है। और क्षार क्या होते हैं, क्षार वो होते हैं जो बैंगनी से नीला कर देते हैं या फिर लाल से नीला कर देते हैं, अल्टीमेटली नीला कर देते हैं, वो क्षार होते हैं। और मिथाइल ऑरेंज में क्या है, मिथाइल ऑरेंज है ये। तो असल में इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, लेकिन अम्ल जो है इस ऑरेंज सॉल्यूशन को कर देते हैं गुलाबी। और जो क्षार होते हैं इस ऑरेंज कलर को कर देते हैं पीला। बस आपको ऐसे याद रखना, बस अम्ल का याद रखिए, अम्ल क्या कर देते हैं गुलाबी, नारंगी होता है लेकिन कर देते हैं अम्ल गुलाबी, और क्षार कर देते हैं पीला। और हमारे पास फिनोल्फ्थेलीन जो होती है वो रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब है इसका कोई रंग नहीं होता। तो अम्ल में डालने पर तो ये रंगहीन ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे इसके अंदर क्षार डाल देते हैं ये गुलाबी रंग की हो जाती है। तो फिनोल्फ्थेलीन जो है
वो क्षार के साथ रंग बदल देती है, अम्ल के साथ रंग नहीं बदलती। तो ये था इस पूरे लेक्चर में दोस्तों। इस पूरे लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर हुआ है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन का चैप्टर मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है। इतना इसमें था नहीं जितना मैंने समझा दिया आपको। वो वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।